कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है समाज में जिसकी ज़िंदगी में किताबों का योगदान ना रहा और वो ऊंचे शिखर पर पहुंचा। किताबों की तरफ ज़्यादा आपका जो झुकाव है वो होता है फिक्शनल या फिर नॉन फिक्शनल या फिर बायोग्राफी पढ़ के ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। आपको एक सिचुएशन में देती हूँ जहाँ पे एक टीनेजर है, वो कह रहा है कि नो बुक्स आर वेरी बोरिंग और इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो सोशल मीडिया एप्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है और जो भी इंफॉर्मेशन मैं बुक से लूँगा वो मैं वहाँ से ले लेता हूँ स्क्रॉल करते करते। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपने जो कल 10 ट्वीट पढ़े थे, क्या आप उनको लिख सकते हैं? वाओ आपको याद ही नहीं होगा आपने कौन से 10 ट्वीट पढ़े। अगर आप कहेंगे आपने कल जो 10 पेज पढ़े थे, क्या आप उनको रिव्यू कर सकते हैं? आप इमीडिएटली कर पाएंगे। दैट इज़ द पावर ऑफ रीडिंग। जब आप मोबाइल उठाते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहते हैं, रिफ्रेशमेंट ब्रेक आप जिसको बोलते हैं, ब्रेक, और उसके बाद उस 5 मिनट को 50 मिनट में चेक करते हैं कि आपने 50 मिनट लगा दिया, हाउ डू यू फील? यू फील गिल्टी। आप किसी को बोलते नहीं हैं, अंदर से आप गिल्ट फील करते हैं। दूसरी बात, जब आप एक किताब उठाते हैं, उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जब उसको ख़त्म करके आप रखते हैं, आपको कैसा फील होता है? यू फील एम्पावर्ड। 2 मिलियन से ज़्यादा विजिटर्स जो हैं इस बार, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ इस बार अलग होने वाला है? थोड़ा इस बुक फेयर के बारे में हमें बताइए। हमने पूरे बुक फेयर को टिकट फ्री कर दिया है। पूरा डेडिकेटेड चिल्ड्रन पवेलियन भी हमने बनाया है जिसमें बच्चे आ सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले सकते हैं, फ्री वर्कशॉप्स हमने रखी हैं, अलग अलग हमने चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ भी प्लान की है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं के लिए अलग पवेलियन बनाया गया है। एक इंटरनेशनल पवेलियन है जिसमें कतर हमारे गेस्ट कंट्री हैं और स्पेन हमारे फोकस कंट्री है। इन सब के अलावा थीम पवेलियन है जिसमें हमने सैन्य इतिहास को दर्शाया है। उसके अलग अलग आयाम हमने रखे हैं। उसमें आपको बहुत यूनिक और रेयर 50 से ज़्यादा मूवीज़ देखने को मिलेंगी जो युद्ध के दौरान की हैं, एक्चुअल वीडियोज़। 1947, 1962, 1965, 1971, 1987, उसके बाद कारगिल और अभी सिंदूर तक जितने भी बड़े ऑपरेशंस भारतीय सेनाओं ने किए हैं वो कैसे किए गए, उनका डॉक्यूमेंटेशन, उन पे जो किताबें हैं उन किताबों पर चर्चाएं, और वो महानायक जिन्होंने लड़ाई लड़ी वो एक्चुअल में वो हीरोज़, वहाँ आपको उन सबसे मिलने का मौका मिलेगा। ये वंदे मातरम का 150वां वर्ष है तो उसको लेकर भी एक बहुत सुंदर एग्जीबिशन हमने प्लान की है जिसमें पूरी वंदे मातरम की जर्नी आपको मिलेगी। मुझे लगता है कि ये इवेंट बच्चों के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए, परिवार के तौर पर आप आइए और वहाँ पे आनंद लीजिए। आज हमारे साथ है एक ऐसे लीडर जिन्होंने इंडियन आर्मी से लेकर के इंडियन बुक्स तक का सफर तय किया है। श्री युवराज मलिक, डायरेक्टर ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स, राजभवन JNK और UN मिशंस में अफ्रीका तक देश की सेवा की है। बुक्स उनके लिए सिर्फ पढ़ने का जरिया नहीं बल्कि नेशन बिल्डिंग का एक टूल है। NEP 2020 के बाद NBT सिर्फ 30 दिनों में बाइलिंगुअल बुक्स लॉन्च किया और आज वही लीडरशिप न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 को लीड कर रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ABP लाइव पर। कैसे बहुत आप? बहुत धन्यवाद। एकदम अच्छा। तो किताबों की बात से अगर हम शुरू करें तो किताबें आप पढ़ते हैं? बिल्कुल, किताबें ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे लगता है शायद कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है समाज में जिसकी ज़िंदगी में किताबों का योगदान ना रहा और वो ऊंचे शिखर पर पहुंचा हो। तो अगर किताबें नहीं पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता जीवन में एक यात्रा संभव है। अभी आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? अभी मैं स्वामी विवेकानंद द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में पढ़ रहा हूँ। इट्स 9 वॉल्यूम सीरीज़ और मुझे लगता है हर युवा को पढ़ना चाहिए और वैसे भी युवा दिवस आने वाला है जी। तो स्वामी जी की जो शिक्षाएँ हैं, उनका जो दर्शन है वो एक बहुत प्रेरणादायक है। तो किस तरह की किताबों की तरफ ज़्यादा आपका जो झुकाव है वो होता है, फिक्शनल या फिर नॉन फिक्शनल या फिर? मुझे लगता है कि मैं बायोग्राफी पढ़ के ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, ज़्यादा अच्छा महसूस होता है बिकॉज़ बायोग्राफीज़ में आपको किसी के जीवन को जीने का मौका मिलता है और एक ही जीवन में अनेकों जीवन जीने का अगर कोई तरीका है तो वो किताबों के माध्यम से और स्पेशली बायोग्राफीज़ के माध्यम से आप ज़्यादा आप ज़िंदगी को जी सकते हैं। तो आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो आर्मी का भी रहा है, आपने बहुत सारे जगहों पर सर्व किया है हमारे देश को और फिर अचानक से डायरेक्टर ऑफ NBT इंडिया, तो कहीं ना कहीं किताबों का ही एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इस इतने बड़े स्विच में। बिल्कुल, अगर आप हमारा ऐतिहासिक पक्ष देखेंगे तो अगर आप गीता को भी देखेंगे तो गीता भी वीरों का ही ग्रंथ है जो युद्ध भूमि में लिखा गया है, जिससे जीवन का दर्शन हम लोग मानते हैं। तो शस्त्र और शास्त्र की जो शिक्षा है ये हमारे संस्कारों में भी है, ज्ञान परंपरा में भी है और आर्मी की ट्रेनिंग में तो सिखाया जाता है वैलर एंड विजडम, जिसको हम वीरता और विवेक या शौर्य और प्रज्ञा भी कह सकते हैं। तो एक हाथ में शस्त्र होता है, एक हाथ में शास्त्र होता है। शस्त्र आपको बताता है क्या हासिल करना है, शास्त्र आपको बताता है कि इस्तेमाल कब कैसे करना है। तो दोनों का बैलेंस ही लाइफ है और दिस इज़ व्हाट आर्मी हैज़ टॉट मी। एंड इस बार जो हमने थीम रखा है, थीम भी हमने इस बार बुक फेयर का वही रखा है, वैलर एंड विजडम।
ठीक है, बढ़ेंगे उसके तरफ भी, लेकिन पहले थोड़ा बातचीत कर ले आपसे। और आपकी बातें इतनी अच्छी है, गीता को भी आप बीच में लेकर के आ रहे हो, युवाओं को बहुत ज़्यादा आई थिंक ये जो पॉडकास्ट है वो इंस्पायर कर सकता है। और क्योंकि आप बुक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो कोई एक ऐसा बुक जो कि आप हमारे यंग इंडिया को सजेस्ट करेंगे पढ़ना? मुझे लगता है कि आप कुछ भी पढ़ें, कोई भी आप जो जॉनर उठा सकते हैं, चाहे आप फिक्शन पढ़ें, नॉन फिक्शन, बायोग्राफी, जियोपॉलिटिक्स। एक पर्पस ऑफ लाइफ आपको ढूंढना होगा। अगर आप बायोग्राफी से शुरू करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी आसान होता है, बिकॉज हम किसी के जीवन से खुद को रिलेट कर पाते हैं। बायोग्राफीज आपको इंस्पायर करती हैं, और अगर आप थोड़ा फिलोसॉफिकल तरीके से चीज़ों को बड़े जो है पर्सपेक्टिव में देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है श्रीमद् भगवद गीता से अच्छा कुछ भी नहीं है। वाह। एक सवाल मैंने हमेशा लोगों से सुना है जो किताबें पढ़ते नहीं हैं और चाहते हैं पढ़ना, कि किस किताब से हम मतलब अपनी जो ये रीडिंग की जर्नी है उसको शुरू करें। तो कोई एक ऐसी स्पेसिफिक किताब आप न्यूली जो नए रीडर्स हैं उनको कोई सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, रीडिंग एक रात में डेवलप नहीं होती है, प्रोसेस है जो धीरे धीरे आपको उस तरफ लेके जाता है, और फिर आप एक एविड रीडर बन जाते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपकी जो हॉबी है, अगर आप म्यूजिशियन हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, तो स्पोर्ट्स बायोग्राफी उठा लें, या स्पोर्ट्स की कोई आइकॉनिक बुक उठा लें। आप म्यूजिशियन हैं तो म्यूजिक को लेकर आप पढ़ें, आप आर्ट से जुड़े हुए हैं तो आर्ट को लेकर। तो धीरे धीरे जिस प्रोसेस में जो हॉबी आपको अट्रैक्ट कर रही है, उसी के कंटेंट से अगर आप जोड़ देंगे तो आपका रीडिंग पैटर्न डेवलप हो जाएगा। और धीरे धीरे फिर उसको डाइवर्सिफाई करें, और केवल बायोग्राफी तक ही नहीं, लाइफ में आने वाले दौर में आप कहाँ खुद को देखते हैं, उसको लेकर जो नई किताबें आ रही हैं, अगर आपको पढ़ेंगे तो आपको क्यूरियोसिटी पैदा होगी, और क्यूरियोसिटी इज़ द सीड ऑफ लर्निंग। अगर आप क्यूरियोसिटी लेके आएंगे, उत्सुकता होगी, तो कुछ नया सीख पाएंगे। और धीरे धीरे मैं तो कहता हूँ कि याद रखें 10-1-1, हर रोज़ 10 पेज पढ़ें, चाहे किसी भी चीज़ के पढ़ें, हर रोज़ 1 पेज लिखें, चाहे कुछ भी लिखें, हर रोज़ 1 मिनट खड़े होकर शीशे के सामने बोलने का प्रयास करें, खुद को व्यक्त करने की कोशिश करें। तो तीनों प्रोसेस कंप्लीट करने से आपका जो सर्वांगीण विकास है, होलिस्टिक ग्रोथ जिसको कहते हैं, वो होता है। और जो हॉबी की हम बात कर रहे हैं, बुक रीडिंग अपने आप डेवलप हो जाती है। वाह, ये जो 10-1-1 वाला आपने बात बताया, ये काफ़ी अच्छा है आई थिंक लोगों को, और हमें ही इनफैक्ट फॉलो इसको करना शुरू करना चाहिए। सर, बुक फेयर की बात करते हैं, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026। क्या वो एक ऐसी चीज़ है इस बुक फेयर में जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? मेरे लिए तो हर वर्ष ये बहुत एक्साइटमेंट का समय होता है, बिकॉज़ पूरा देश और दुनिया इस बुक फेयर का इंतज़ार करती है, और दुनिया के सबसे बड़े बुक फेयर में से एक बनकर उभरा है। और पूरे लेखक समाज के लिए, श्रोताओं के लिए, पाठकों के लिए, आर्टिस्टों के लिए, ऑथर्स के लिए, इलस्ट्रेटर्स के लिए, जितनी भी विधाएं हैं जो साहित्य से जुड़ी हुई हैं, सभी लोग इस समय का इंतज़ार करते हैं। और नया साल किताबों के साथ शुरुआत करने की जो खुशी है, मुझे लगता है ये अद्भुत है। मुझे लगता है कि जो नई किताबें आने वाली होती हैं, तो जैसे एक घर में एक नए बच्चे का इंतज़ार होता है, या एक नए गृह प्रवेश का इंतज़ार होता है, या घर में कोई नया वेंचर स्टार्ट करने की बात होती है, उसी तरह बुक फेयर हमारे लिए एक एक्साइटमेंट लेके आता है कि क्या नया इस साल लोग लेकर आ रहे हैं। तो 1000 से ज़्यादा पब्लिशर्स वहाँ हैं। हर पब्लिशर अगर एक किताब भी नहीं लेके आएगा, तो 1000 नई किताबें, 1000 नई सोच, 1000 नए विचार लोगों के बीच आएंगे। तो ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट रहता है। इसके अलावा जो लेखक जिनको हम पढ़ते आए हैं, उन सबसे मिलने का भी मौका मिलता है। सभी पब्लिशर्स, राइटर्स वहाँ की अपनी किताबें रिलीज़ करते हैं। तो पर्सनल इंटरेक्शन का जो एक्सपीरियंस है, वो एक अपने आप में एक बड़ी यूनिक चीज़ है। इसके अलावा जो बच्चे आते हैं, जो बच्चों का जो ग्रुप्स आते हैं, स्कूल्स का पार्टिसिपेशन होता है, उसको देख के बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो पूरा एनवायरनमेंट ही अपने आप में इतना सकारात्मक होता है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा समय है जिसे मैं मानता हूँ पूरे साल में, और जिसके आधार पे मुझे एक एनर्जी मिलती है कुछ नया करने की। वाह। अब बुक रीडिंग जो है, मतलब मैं देखती थी कि जब मैं छोटी थी तो मेरे बैचमेट्स, हम लोग सब कोई बुक्स पढ़ा करते थे, हम बुक्स एक्सचेंज किया करते थे कि अरे तुमने ये वाली बुक पढ़ ली तो अब मुझे दे दो। लेकिन आजकल के बच्चों में ये चीज़ मैं देख नहीं रही हूँ। वो बुक रीडिंग से ज़्यादा वो फ़ोन में अपना जो सोशल मीडिया है वो स्क्रॉल कर रहे हैं। अगर किताब भी पढ़ने का कोई शौकीन है तो वो फ़ोन के अंदर ही पढ़ ले रहा है। मतलब आप समझ रहे हो कि एक बुक से जो शिफ्ट हो गया है फ़ोन के टूवर्ड्स, वो कितने जल्दी हम लोगों ने देखा है कि बस वो पीढ़ी जो अभी तक किताबें पढ़ रही थी और अचानक से बूम ऐसी पीढ़ी आती है जो कि किताबें छूती भी नहीं है और सीधे फ़ोन से अपना जितना भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करती है। तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? ये शिफ्ट जो है वो अच्छा है, बुरा है, कहाँ लेके जाएगा हम? आपने बहुत इम्पोर्टेंट इशू रेज़ किया है। ये वाकई में एक बड़ा चैलेंज है कि पहले किताबें पढ़ते थे, उनको एनालाइज करते थे। अब सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में, एक चैट जीपीटी के दौर में तो किताबों की समरीज ही आने लगी हैं, तो हमें लगता है कि हम समरी पढ़ के ही किताब पढ़ पा रहे हैं।
और इसके अलावा जो स्क्रॉलिंग है ये इतना ज़्यादा रैम्पेंट हो गया है। रीडिंग हैबिट में काफ़ी चेंजेस आए हैं और एक बहुत चिंता का विषय भी है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि जो नई जनरेशन है वो डिजिटली पढ़ पा रही है, पुरानी जनरेशन उतना डिजिटली नहीं पढ़ पाती थी। तो रीडिंग हैबिट का पैटर्न चेंज हुआ है। अगर हम अच्छा कंटेंट दे पाएंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है रीडिंग हैबिट को दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है। जैसे हमारा एक अभियान है राष्ट्रीय पुस्तकालय, उसमें हम 6000 किताबें एक स्कैन करने के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और वो भी लगभग 22 भारतीय भाषाओं में। तो इस तरह के जो पैटर्न है, अगर आप मोबाइल भी हैं, आप किताब नहीं ले जा सकते तो ऑनलाइन रीडिंग आप कर सकते हैं। कुछ ना कुछ पढ़ें ज़रूर। ऑफ कोर्स शॉर्ट्स और स्मॉल न्यूज़ एंड ब्रीफ्स एंड रिव्यू जो ऑनलाइन कंटेंट्स हमें मिलता है वो ओरिजिनल रिसर्च का और ओरिजिनल रीडिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, एक सप्लीमेंट तो है। तो हमें तय करना होगा सोसाइटी के तौर पे, एजुकेशनिस्ट के तौर पे, बुक वर्ल्ड की दुनिया से जुड़े होने के तौर पे, प्रोफेशनल के तौर पे, कि हमें क्या चाहिए, एक रेडीमेड कंटेंट जिसकी शॉर्ट लिव्ड है या एक डेप्थ कंटेंट। मुझे लगता है दोनों का बैलेंस अगर हम लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा एक रीडिंग सोसाइटी हम बना पाएंगे। जो पढ़ने की भी एक हैबिट जिसकी आपने बात की, आजकल की जो युवा पीढ़ी है जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब पेशेंस नहीं है उनके अंदर। वो एक क्लिक में चाहिए उन्हें कि सारी इन्फॉर्मेशन हम एक बार में ग्रास्प कर ले। लेकिन वहीं जो मिलेनियल्स हैं, मैं और आप जैसे हो गए, तो हम इत्मीनान से बैठ करके समय दिया करते थे, किताब को पढ़ा करते थे, हर एक शब्द में जो मतलब है वो देखा करते थे। लेकिन अब वो इस पीढ़ी के अंदर नहीं है। तो क्या है ये पीढ़ी? क्या ये कम समय में ज़्यादा कुछ चाहती है पढ़ना, या फिर अंदर से ये खोखली होती जा रही है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा। हर युवा का एक स्ट्रेंथ होता है, इनका स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है। हमारी भी कुछ स्ट्रेंथ थी, वीकनेसेस थी हमारी जनरेशन की भी। बट बात यह है कि टेंशन स्पेन कम हो रहा है। ये अलार्मिंग विषय है कि हम लोग कंसिस्टेंटली एक जगह बैठकर लंबे समय तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम किसी भी कंटेंट को बहुत देर तक एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, हम तुरंत स्क्रॉल मूवमेंट पे चले जा रहे हैं। और एआई ने हमारे न्यूरॉन्स के साथ जो खेल शुरू किया है कि जो हमें अच्छा लगता है वो कंटेंट उसी को फीड करने लगता है और हम डाइवर्स नहीं हो पा रहे हैं। इन चुनौतियों में मुझे लगता है कि स्कूल्स को, कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशंस को, अभी जैसे मैं कल न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, कुछ स्कूल्स में न्यूज़पेपर रीडिंग का जो पीरियड है, फर्स्ट पीरियड मैंडेटरी कर दिया है। यूपी गवर्नमेंट ने भी अब एक इनिशिएटिव लिया है कि हर स्कूल के अंदर अखबार पढ़ना कंपलसरी होगा। तो जब अखबार पढ़ेंगे तो आप ठहरेंगे तो सोच पाएंगे। डिजिटल दुनिया में आपको सोचने का समय कम मिलता है, कंटेंट का फ्लो इतना फास्ट है कि आप एनालाइज और रिव्यू नहीं कर पाते हैं जो एक नॉर्मल रीडिंग में कर पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कहीं ना कहीं रीडिंग पीरियड जो हमारे समय में होते थे उनको वापस लेके आएँ। लाइब्रेरी पीरियड्स को वो दोबारा से रिज्यूम करें। जो एक्सचेंज ऑफ बुक्स की आपने बात की कि हम किताबें एक्सचेंज करें, और एक अभियान है जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया था, बुक्स नॉट बुके। तो हम जहाँ भी जाएं आपस में बुक्स गिफ्ट करें, बुके नहीं। और समय आ गया कि जब 80 इंच का स्क्रीन स्टेटस सिंबल ना हो, आपके ड्राइंग रूम में कुछ अच्छी किताबें स्टेटस सिंबल हो। आपने जिस तरीके से बोला ये लाइब्रेरी वाली बात, मुझे तो नॉस्टैल्जिया याद आ गया कि जब हम किताबें लेने जाया करते थे लाइब्रेरी में और उसके पीछे चीज़ें लिखी रहती थी। बहुत ही अच्छा खैर वो दौर था। आप इस पीढ़ी के बारे में सर क्या सोचते हैं? मुझे ये जानना है, क्योंकि ये जो पीढ़ी है यही आगे जा कर के हमारे देश को मतलब शेप एक तरीके से हम कह सकते हैं कि करेगी। तो इस पीढ़ी के बारे में व्हाट इज़ योर टेक? देखिए, ये पीढ़ी जब 15-20 साल बाद लीडरशिप रोल में आएगी तो यही हमारे देश का फ्यूचर भी तय करेंगे, देश की नीति भी यही तय करेंगे, और जिस विकसित भारत की हमने परिकल्पना की है उसको यही पीढ़ी आगे लीड करेगी। हम उनको अच्छे संस्कार देने हैं, एक लंबी सोच देनी है, और उनके अंदर एक वो पोटेंशियल पैदा करना है जिसके अंदर लीडरशिप पैदा हो सके, जिसमें देश के प्रति प्यार पैदा हो, वैल्यूज़ हो। यही बात स्वामी विवेकानंद ने लगभग 125 साल पहले कही थी शिकागो में। आई हैव फेथ इन इंडिया। जब दुनिया ने पूछा कि आप भारत को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये 20वीं सदी आपकी है, 21वीं सदी ज्ञान की होगी और वो भारत की होगी। अब देखिए, नॉलेज इकोनॉमी की तरफ भारत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे देश की स्ट्रेंथ है। यूथ हमारी वीकनेस नहीं है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। उनको गाइड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। अगर हम उनको अच्छी लीडरशिप, अच्छे वैल्यूज़, अच्छा नॉलेज सिस्टम, अच्छा इकोसिस्टम दे पाएंगे तो मुझे लगता है कि ये फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं बहुत पॉजिटिव आउटलुक के साथ इस जनरेशन को देखता हूँ। ये हमसे ज़्यादा फास्ट है, इनका ग्रास्पिंग पावर हमसे ज़्यादा फास्ट है, इनका टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चन हमसे ज़्यादा फास्ट है। तो मुझे लगता है कुछ मेरिट्स हैं, और उनके साथ अगर हम अपना एक्सपीरियंस ऐड कर देंगे तो
जनरेशन विल डू वेरी वेल। आपको एक सिचुएशन में देती हूँ जहाँ पे एक टीनेजर है, वो कह रहा है कि नो, बुक्स आर वेरी बोरिंग और इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो सोशल मीडिया एप्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो भी इंफॉर्मेशन मैं बुक से लूँगा वो मैं वहाँ से ले लेता हूँ स्क्रॉल करते करते। तो आपका क्या रिएक्शन होगा और आप बदले में उस इंसान को क्या कहोगे? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपने जो कल 10 ट्वीट पढ़े थे, क्या आप उनको लिख सकते हैं? वाओ! आपको याद ही नहीं होगा आपने कौन से 10 ट्वीट पढ़े। अगर आप कहेंगे आपने कल जो 10 पेज पढ़े थे, क्या आप उनको रिव्यू कर सकते हैं? आप इमीडिएटली कर पाएंगे। दैट इज़ द पावर ऑफ रीडिंग। वाओ, वेरी दूसरा, आप उनसे मैं ये कहूँगा कि जब आप मोबाइल उठाते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहते हैं, रिफ्रेशमेंट ब्रेक आप जिसको बोलते हैं, ब्रेक, और उसके बाद उस 5 मिनट को 50 मिनट में चेक करते हैं कि आपने 50 मिनट लगा दिया, हाउ डू यू फील? यू फील गिल्टी। आप किसी को बोलते नहीं हैं, अंदर से आप गिल्ट फील करते हैं। दूसरी बात, जब आप एक किताब उठाते हैं, उसको पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद जब उसको ख़त्म करके आप रखते हैं, आपको कैसा फील होता है? यू फील एम्पावर्ड। तो दोनों फीलिंग्स को आप खुद कंपेयर करिए और आप तय करिए कि आपको कौन सा फीलिंग चाहिए, वो गिल्टी वाला फीलिंग चाहिए या सेंस ऑफ एम्पावरमेंट चाहिए। जिस दिन आप इसको कंपेयर करने की स्थिति में आ जाएंगे तो मुझे लगता है आप किताब उठाएंगे, स्क्रॉल नहीं। वाह, बहुत ही बढ़िया। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मुझे भी एक्चुअली कन्विंस कर दिया कि अब मुझे वापस से किताबें पढ़नी चाहिए। सर, एक बार फिर से न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर के बारे में हम बात करेंगे। 2 मिलियन से ज़्यादा विजिटर्स जो हैं इस बार, मतलब बताया गया है कि इस बार अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन विजिटर्स आने वाले। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ इस बार अलग होने वाला है? थोड़ा इस बुक फेयर के बारे में हमें बताइए। देखिए, विश्व पुस्तक मेला दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है, जिसमें हम इंतज़ार करते हैं कि भारी संख्या में पाठक लोग आएँ, लेखक आएँ, वक्ता आएँ। इस बार हमने इसको आउटरीच को बढ़ाने के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया है। हमने पूरे बुक फेयर को टिकट फ्री कर दिया है। तो पहले जो दिक्कतें लोगों को कई बार होती थी कि मेट्रो से टिकट नहीं मिल रहे, टिकट ख़त्म हो जाते थे, ऑनलाइन जैमिंग हो जाती थी, या टेक्निकल फेलियर हो जाता था, गेट पे भीड़ होती थी, तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बुक रीडिंग को प्रमोट करने के मैंडेट के तहत पूरा इवेंट टिकट फ्री किया है। तो आप जो भी लोग हैं, स्कूल, कॉलेज, किसी भी, आप फ्रीली, यू आर मोस्ट वेलकम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी बात, हर वर्ष एक थीम हम लोग पुस्तक मेले को देते हैं। इस बार हमने जो थीम दी है वो वैलर एंड विजडम के नाम से दी, यानी कि शौर्य और प्रज्ञा, जो भारतीय सैन्य इतिहास को दर्शाता है। भारतीय सैन्य इतिहास की एक बड़ी परंपरा रही है, लेकिन हमने आज़ादी के बाद से जो देश की लड़ाइयाँ लड़ी, जो सैन्य इतिहास हमारा रहा, वो कैसे डॉक्यूमेंट किया गया, क्या क्या हमने अचीव किया, कौन हमारे नायक महानायक रहे, कैसे हम अपनी पीढ़ी को उससे जोड़ सके। और जैसा कि आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरा देश सैन्य इतिहास के प्रति बड़ा रुचि लेकर उसमें हमें देखने को मिली है। तो उसी को हम आगे ले जाते हुए हमारी कोशिश ये थी कि केवल यही नहीं, पूरे सैन्य इतिहास को हम डॉक्यूमेंट करें और उनसे जुड़े हुए कार्यक्रम भी रखें, ताकि हमारी पीढ़ी को हम रोल मॉडल दे सकें, उनको हम बता सकें कि हमारे लिए कौन लड़े, किसने हमारे लिए बलिदान दिया, और वो कौन लोग थे जिनके प्रति हमें अपना आभार प्रकट करना चाहिए। तो इस पूरी थीम को लेकर हमने इस बुक फेयर को क्यूरेट किया है। इसके अलावा अलग अलग देखेंगे तो एक पूरा डेडिकेटेड चिल्ड्रन पवेलियन भी हमने बनाया है, जिसमें बच्चे आ सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले सकते हैं, फ्री वर्कशॉप्स हमने रखी हैं, अलग अलग हमने चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ भी प्लान की है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं के लिए अलग पवेलियन बनाया गया है। एक इंटरनेशनल पवेलियन है जिसमें कतर हमारे गेस्ट कंट्री हैं और स्पेन हमारे फोकस कंट्री हैं। इन सब के अलावा थीम पवेलियन है जिसमें हमने सैन्य इतिहास को दर्शाया है, उसके अलग अलग आयाम हमने रखे हैं। उसमें आपको बहुत यूनिक और रेयर 50 से ज़्यादा मूवीज़ देखने को मिलेंगी जो युद्ध के दौरान की हैं, एक्चुअल वीडियोज़। आपको परमवीर चक्र गैलरी मिलेगी वहाँ देखने को। 1947, 1962, 1965, 1971, 1987, उसके बाद कारगिल और अभी सिंदूर तक जितने भी बड़े ऑपरेशंस भारतीय सेनाओं ने किए हैं वो कैसे किए गए, उनका डॉक्यूमेंटेशन, उन पे जो किताबें हैं उन किताबों पर चर्चाएं, और वो महानायक जिन्होंने लड़ाई लड़ी, वो एक्चुअल में वो हीरोज़, वहाँ आपको उन सबसे मिलने का मौका मिलेगा। ये वंदे मातरम का 150वां वर्ष है, तो उसको लेकर भी एक बहुत सुंदर एग्जीबिशन हमने प्लान की है, जिसमें पूरी वंदे मातरम की जर्नी आपको मिलेगी। सरदार पटेल एट 150 का भी एक एग्जीबिशन हमने लगाया है। सो इतनी चहल पहल, इतनी सकारात्मक ऊर्जा आपको वहाँ मिलेगी। मुझे लगता है कि ये इवेंट बच्चों के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए है। परिवार के तौर पर आप आइए और वहाँ पे आनंद लीजिए। 1000 से ज़्यादा पब्लिशर्स फ्रॉम 35 से भी ज़्यादा कंट्रीज इस बुक फेयर में आ रहे हैं, तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि ये बुक फेयर अब ग्लोबल हो गया है? जी बिल्कुल, ये तो ग्लोबल था, लेकिन इसने नया आयाम हासिल किया है, जिसमें आप देखेंगे 50 से ज़्यादा लेखक भी विदेशों से यहाँ हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। 35 देशों के पवेलियंस आपको वहाँ मिलेंगे।
इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ मिलेंगी। और केवल एक विशेष बात मैं आपको बताऊंगा, दुनिया के जो बड़े 10 बुक फेयर्स हैं उन सभी के डायरेक्टर्स जो मेरे समकक्ष हैं वो लोग भी हमारे पुस्तक मेले को देखने के लिए आ रहे हैं, विशेष रूप से कि कैसे भारत इतना बड़ा पुस्तक मेला आयोजित करता है। तो हमारा पुस्तक मेला देश और दुनिया में अब फैल चुका है और 1000 से ज़्यादा पब्लिशर्स, जैसा आपने कहा, 3000 से ज़्यादा स्टॉल्स आपको वहाँ मिलेंगी, 600 से ज़्यादा लिटरेरी प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे, 100 से ज़्यादा अलग अलग आपको बुक रिलीज फंक्शंस एक टाइम पे वहाँ मिलेंगे। मुझे लगता है कि कम से कम 2000 किताबें इस पुस्तक मेले में रिलीज़ होंगी। इसके अलावा हर रोज़ भारतीय संस्कृति और कला और संस्कृति को जो दिखाने वाला एक एम्पी थिएटर भी हमने तैयार किया है, जहाँ हर रोज़ कुछ कल्चर परफॉर्मेंसेस भी आयोजित की जाएंगी। सो कुल मिलाकर साहित्य, कला और संस्कृति का ये 9 दिन का जो संगम है, ये अपने आप में एक नई अद्भुत शुरुआत है। ये जो थीम आपने रखा है इस बुक फेयर का, और थीम तो आपने चलिए जो रखा वो रखा, लेकिन जो साल हमने बिताया 2025 का, वो आप देखिए और अपनी इस थीम को देखिए, तो कहीं ना कहीं आपकी थीम उससे इंस्पायर्ड है, या फिर अगर मैं सवाल को थोड़ा रिफ्रेम करूं और ऐसे पूछूं कि कितनी ज़रूरत थी इस बुक फेयर में इस थीम की हमें? बिल्कुल, आप देखिए जो भी आप करते हैं कहीं ना कहीं आपके इतिहास से, आपके वर्तमान से प्रभावित रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये एक ऐसा विषय था जिसको हम कहते हैं मिलिट्री हिस्ट्री, यानी सैन्य इतिहास। इसके बारे में कभी बहुत चर्चा नहीं हुई थी, इसके बारे में कभी सामने ये पक्ष खुलकर नहीं आया था। तो अब इस माध्यम से हमारी पीढ़ी को मौका मिलेगा कि हमने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, उनका क्या इतिहास रहा, क्या उनका परिप्रेक्ष्य रहा, क्या उसके पीछे की बैकग्राउंड रही, कौन वो लोग थे, कौन वो महानायक थे, इन सब को एक मंच पर लाने का जो एक प्रोसेस है, इससे कहीं ना कहीं देश भी जुड़ता है, देश में एक यूनिटी भी आती है, देश में एक प्राइड फील होता है। और जिस कंट्री में, जिस यूथ में, जिस सोसाइटी में अपनी कंट्री को लेकर प्राइड फील नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता वो कंट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है या बहुत स्ट्रांगली अपने आप को इमर्ज कर सकती है। तो आइडिया ये है कि हमारे युवाओं को अपने देश पर गर्व होना चाहिए, अपने इतिहास और अपनी विरासत पर एक अभिमान होना चाहिए, और वो तभी होगा जब उनके सामने उस तरह के कंटेंट को हम लेकर आएंगे। और कहीं ना कहीं इससे जो हमारी नई पीढ़ी है वो भी अगर ऐसे इन्वायरमेंट में आएगी, पढ़ेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ज़रूर होगी। बिल्कुल, इंस्पायर करने के लिए हीरोज़ किस लिए बनाए जाते हैं? हीरो इसलिए बनाए जाते हैं कि नई पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिले, उनमें वो अपना आदर्श ढूंढे, उनके जैसा बनने का प्रयास करें, उनके बनाए रास्तों पर चले, उनकी बातों को जीवन में अपनाएं और एक ऐसे देश को बनाएं जिसकी इतनी हज़ारों साल की ऐतिहासिक परंपरा है। यही हमारा एक प्रयास है। हमारी अभी बात हो रही थी ऑथर्स को लेकर के भी, इस जो बुक फेयर है उसमें भी एक अलग तरीके का इंतज़ाम किया गया है। तो मैं चाहूँगी कि जो ऑथर्स ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप उन्हें प्लीज़ बताइए ताकि वो भी थोड़ा एक्साइटेड हो जाएं और ज़रूर आएँ। देखिए, हमारा मानना है कि अगर ऑथर्स नहीं होंगे तो किताबें नहीं होंगी, किताबें नहीं होंगी तो इन बुक फेयर्स का, इस साहित्य का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो ओरिजिनल जो आइकन्स हैं, जिनको अनसंग हीरोज़ ऑफ द सोसाइटी हैं, वो हमारे ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं। उनके लिए हमने एक स्पेशली ऑथर्स लाउंज बनाया है, जिसमें आप आ सकते हैं, आप वहाँ बैठ सकते हैं, वहाँ आपको और भी ऑथर्स मिलेंगे, उनके साथ आप लिटरेरी एक्सचेंज भी कर सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं, और हॉस्पिटैलिटी भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है। तो ये सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है कि हम अपने लेखकों को सम्मान दें, उनका एक जो है उनको एक रिकग्निशन दे कि उन्होंने देश को, समाज को बनाने में एक भूमिका निभाई है। दे आर नॉट अनसंग, उनके लिए भी एक फ्रंट लाइन स्पेस है जिसको ऑथर्स लाउंज के रूप में हमने डेवलप किया है। इसके अलावा अलग अलग बिजनेस लाउंज भी बनाए हैं, और अलग अलग पवेलियंस, जैसे ऑथर कॉर्नर है जहाँ पे इंग्लिश की किताबें रिलीज़ होंगी, लेखक मंच है जहाँ हिंदी और भारतीय भाषाएँ किताबें रिलीज़ होंगी, चिल्ड्रन पवेलियन है, इंटरनेशनल पवेलियन है। ऐसे कुल मिलाकर 8-9 मंच एक साथ चलेंगे जहाँ पर किताबों का या तो उद्घाटन हो रहा होगा, किताबों पर चर्चा हो रही होगी। जितने भी लेखक हैं, मैं उनसे अपील करूंगा, आप वहाँ आए, हम आपका स्वागत करेंगे। आप हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, आपके लिए एक स्पेशल लाउंज हमने क्रिएट किया है। बुक फेयर घूमें, और जब आपको थकान हो तो वहाँ आकर चाय कॉफ़ी के साथ हमारे साथ चर्चा करें। बिल्कुल। हमारे पुराने कॉन्वर्सेशन में हम लगातार एआई के बारे में बात कर रहे थे। अब एआई जो है वो धीरे धीरे ह्यूमन वर्क जो है उसको थोड़ी तरीके से, मैं कह सकती हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा है। मैं नहीं कहूँगी कि टेक ओवर कर रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी भी हमें ह्यूमन ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं एआई चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहा है, और लिखने में भी कहीं ना कहीं एआई बहुत मदद करता है। तो ये जो आपने ऑथर्स की बात की, क्या ये एआई से समवेयर और द अदर एक थ्रेट महसूस कर रहा है ये पूरी इंडस्ट्री, या फिर पूरा ह्यूमन जो रेस है, एआई से थ्रेट महसूस करना चाहिए उनको? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा, एआई को किसने बनाया? ह्यूमन इंटेलिजेंस।
सो AI और HI में आई थिंक ह्यूमन इंटेलिजेंस विल ऑलवेज प्रिवेल। ह्यूमन इंटेलिजेंस हमेशा उसको सुपरसीड करेगी। लेकिन जो AI की चुनौतियां हैं उनको उनसे हम आंख नहीं बंद कर सकते। AI ने चुनौती दी है हमारे काम करने के तरीके को, हमारी सोच को, हमारे वर्किंग स्टाइल को, हमारे आइडियाज़ को उसने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। हमारा जो पब्लिशिंग वर्ल्ड है ये भी AI से अछूता नहीं रहा है। यहाँ पर भी AI का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। जो नया कंटेंट आ रहा है, जो नई बुक्स आ रही हैं या नई रिसर्च वर्क है, वो कहीं ना कहीं AI इन्फ्लुएंस्ड है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके जो एथिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी हम, जैसे कॉपीराइट एक्ट्स हैं या इंडिविजुअल जो आपकी राइट्स हैं, जो लिटरेरी राइट्स हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करें। अभी AI कंटेंट को असेंबल करता है, रीप्रोसेस करता है, ओरिजिनल वर्क्स को क्रेडिट हम नहीं दे पा रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है और इस पर अभी कोई ना ग्लोबल पॉलिसी आई है, ना कोई फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। ये दिस इज़ ए वर्क इन प्रोग्रेस। जब तक ये वर्क इन प्रोग्रेस स्टेबलाइज होता है, मुझे लगता है हम सबको एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत प्राइवेसी राइट्स को, हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, कंटेंट्स को, कॉपीराइट एक्ट्स को, इन सब को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। और जो ओरिजिनलिटी की बात है, आप AI से वही प्रोड्यूस करते हैं जो उसको फीड किया गया है। तो इट इज़ इनपुट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट। तो जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट होगा। तो मुझे लगता है ह्यूमन ब्रेन इज स्टिल द सुप्रीम थिंग। तो अगर आपके जो आइडियाज़ हैं, जो सोच है, जो क्रिएटिविटी है, उसको AI रिप्लेस नहीं कर सकता। उसको ऑगमेंट कर सकता है, सप्लीमेंट कर सकता है, फोर्स मल्टीप्लाई का काम कर सकता है, रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन हम अब आई थिंक सोचना बंद नहीं कर चुके हैं, क्योंकि हम अपना सारा काम जो है वो AI पे डाल देते हैं। मतलब बहुत बार मैंने ऐसे कॉन्वर्सेशंस में, इंटरव्यूज़ में देखा है, सुना है और पढ़ा है कि अब अगर कुछ भी है, अगर आपको वो सही प्रॉम्प्ट लिखना आ रहा है, आप कैसे भी लिखो, आपको नहीं मालूम होगा उस बारे में कुछ, लेकिन अगर आपने सही एक प्रॉम्प्ट डाल दिया है तो ओवर द इंटरनेट इंफॉर्मेशन गैदर करके AI बहुत अच्छे से उसको प्रोसेस करके एक बना बनाया जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने ला करके पेश कर देता है। और बिफोर AI जब हमें वही काम खुद से करना होता था तो हम घंटों उसके बारे में सोचते थे, रिसर्च करते थे, पढ़ते थे, और फिर जितना इन्फॉर्मेशन हमने गैदर खुद से किया है वो जा कर के पेन पेपर पर लिखते थे। तो कहीं ना कहीं थिंकिंग एबिलिटी को AI चैलेंज कर रहा है, और क्योंकि क्रिएटिविटी भी चैलेंज हो रही है इसमें। और जब ऑथर्स की यहाँ पर बात करते हैं हम, तो क्रिएटिविटी सबसे टॉप पर प्रायोरिटी होती है, क्योंकि अगर क्रिएटिव नहीं है तो आप ऑथर बनना आपका बहुत मुश्किल है। तो इन सबको मिला करके एक सवाल है कि क्रिएटिविटी तो चैलेंज हो रही है ना AI के थ्रू। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने मुद्दा रेज किया। बहुत सीरियस विषय है ये, बहुत चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं ये क्रिएटिविटी को चैलेंज प्रोड्यूस कर रहा है। बट मुझे लगता है कि जो भी प्रोडक्ट AI तैयार करता है उसको बाद में प्रोसेस करने का डिसीजन फाइनली तो ह्यूमन बीइंग का ही रहता है। उसको आप कितना एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, कितना उसको रीप्रोसेस करना चाहते हैं, उसको कितना सेटिस्फेक्शन रेट पे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो आपका एक डिसीजन है जो एक ह्यूमन बीइंग को लेना है। आप कितना भी पावरफुल वेपन बनाएंगे, फाइनली उसको ट्रिगर करने का, फाइनल प्रेस करने का जो कंट्रोल है वो आदमी के पास ही रहेगा, ह्यूमन बीइंग के पास ही रहेगा। लेकिन जो क्रिएटिविटी को हमने ईज़ ऑफ वर्क से कनेक्ट कर दिया है, जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये ज़्यादा ईज़ ऑफ वर्किंग में चली गई है। ये क्रिएटिविटी में मैं इसको नहीं मानता हूँ। इट इज़ नॉट क्रिएटिविटी बिकॉज उसको डेटा फीड किया गया, उसने उसको एल्गोरिथम से अरेंज किया है, बट इसने ईज़ ऑफ वर्किंग को इम्प्रूव किया है कि आपको वही काम जो घंटों में होता था, वही काम आप कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में प्रोसेस करके आप एक बेसिक टेम्पलेट लेके आप तुरंत रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो वर्क की डायमेंशंस चेंज हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, स्पीड चेंज हो रहा है, लेकिन क्रिएटिविटी उतना एस्पेक्ट लगता है मुझे आप बताइए कि कौन सी ऐसी इमेज है जो मोनालिसा को रिप्लेस कर देगी AI बनाया हुआ? नहीं कर पाएगी। तो जो आइकॉनिक चीज़ें हैं वो वही रहेंगी जो आदमी ने बनाई हैं। जो हम पेरिफेरल एलिमेंट्स को देख रहे हैं वो एक सब्स्टिट्यूट है, फुल रिप्लेसमेंट नहीं है। तो क्रिएटिविटी को हमें प्रोटेक्ट करना होगा, उसके राइट्स को, उनकी लीगल इश्यूज़ को एड्रेस करना होगा, और हर रोज़ खुद को बताना होगा कि हम सुप्रीम हैं, AI सुप्रीम नहीं है। Okay. Sir, as the director of NBT, what is NBT doing? मतलब कैसे हम concern है NBT के POV से आप मुझे बताइएगा about content plagiarism and originality in the age of AI. देखिए, नेशनल बुक ट्रस्ट देश का सबसे बड़ा एक संस्थान है जिसकी जिम्मेदारी और जिसका मैंडेट है बुक रीडिंग कल्चर को प्रमोट करना, और एज ए नोडल एजेंसी फॉर बुक पब्लिशिंग हम देश और दुनिया में बुक प्रमोशन के लिए काम करते हैं, चाहे वो बुक फेयर्स के माध्यम से हो, पब्लिशिंग के माध्यम से हो, या मैन पावर ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से हो, या बुक या लिटरेचर फेस्टिवल्स के माध्यम से हो। इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं
पूरा पब्लिशिंग इकोसिस्टम एनबीटी को एक बेंचमार्क के तौर पे देखता है। हम जो भी कंटेंट पब्लिश करते हैं, सब लगभग 60 से ज़्यादा भाषाओं में हम पब्लिश करते हैं। हम इंश्योर करते हैं कि जो भी कंटेंट हमारे पास आता है कि उसको हम सॉफ्टवेयर की मदद से, ऑनलाइन चेक की मदद से उसकी ओरिजिनलिटी को हम वेरीफाई करें, ऑथेंटिसिटी को चेक करें, और कोई भी ऐसा कंटेंट पब्लिश ना करें जो प्लेजिज्म के दायरे में आता हो या फिर वो कॉपीराइट का वायलेशन होता हो। यही मैं चाहूँगा कि बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिशिंग हाउसेस हैं, वो भी इस प्रोसेस को फॉलो करें कि जो कंटेंट ऑनलाइन मेथड से आप डेवलप करके पब्लिशिंग में लोगों के बीच लेके जा रहे हैं, वो ओरिजिनलिटी को रेस्पेक्ट करें। जो ऑथर्स हैं उनकी क्रेडिट को हम उनको रिकॉग्निशन दें, उनको आइडेंटिफाई करें और कहीं ना कहीं उनको मेंशन भी करें। तो कंप्लायंसेस हैं, लीगल प्रोविजंस भी एग्जिस्ट करते हैं, बट मुझे लगता है पब्लिशिंग की दुनिया में सबसे बड़ा जो बेंचमार्क है वो मोरल यार्डस्टिक है कि हमें मोरली और एथिकली इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होगा। आप देखेंगे कि न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में हम पायरेटेड किताबों के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लेते हैं। कुछ सालों पहले बहुत ज़्यादा पायरेटेड किताबें बुक फेयर्स में इधर उधर मिलती थी, तो हमने एक विजिलेंस कमेटी बना के वो पूरा वाइप ऑफ कर दिया है। अगर हमें कोई भी कंप्लेंट आती है तो इमीडिएट हम ब्लैक लिस्टिंग और डिस्क्वालिफिकेशन और उस बुक सेलर को वहाँ से वैकेट करा देते हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते कोई भी अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को हम प्रमोट करें या हमारे प्लेटफॉर्म से उसको लॉन्च किया जाए। इसके अलावा जो बाकी अनएथिकल जो पब्लिशिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको लेकर भी हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, जीरो टॉलरेंस के साथ हम इस पर काम करते हैं। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर पब्लिशर इसी मॉडल को फॉलो करते हैं, और जहाँ कहीं वायलेशन नज़र आता है तो मुझे लगता है सबको मिलकर इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए और स्ट्रांगली इसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। सर, आपको ऐसा क्या लगता है कि आने वाले समय में फिजिकल बुक्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे और लोग डिजिटल रीडिंग के टूवर्ड्स शिफ्ट कर जाएंगे? ये बहुत ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो पीढ़ी हमारी पीढ़ी है वो तो फिजिकल बुक्स, उसकी खुशबू, वो पन्ने पलटने का एहसास उसमें जीती है। लेकिन जो नई जनरेशन है, जो अभी हु आर अंडर 20 नाउ, उन सब का टेक्नोलॉजी को लेकर जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत हाई है। दे आर वेरी फास्ट ऑन टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। वो तेज़ी से पढ़ पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं, कट कॉपी फंक्शंस बुक के अंदर भी वो मार्किंग और फ्लैगिंग कर पाते हैं। तो उनका टेक्निकल एडेप्टेबिलिटी हमसे ज़्यादा है, वो उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस स्पीड से एआई और उसमें डिस्ट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है एक समय ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं लोगों को फिर से एक ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स, ये साइकिल है पूरा। तो स्टेज आगे लोगों को ब्रेक की ज़रूरत मिलेगी, तो फिर से ये बुक पब्लिशिंग और फिज़िकल बुक्स की दुनिया, मुझे नहीं लगता ये रिप्लेस कोई कर पाएगा। ये तो ह्यूमन सिविलाइजेशन का इतना इंटीग्रल पार्ट है, इसको रिप्लेस करना मुश्किल है। अभी एक फेज़ है जिसमें टेक्नोलॉजी का एक इन्वेजन हुआ है और उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, पॉजिटिवली इसको लेना चाहिए, लाइफ में इंटीग्रेट करना चाहिए और रीडिंग हैबिट्स को डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए। हम भी खुद ई बुक्स में जा रहे हैं, ऑडियो बुक्स में जा रहे हैं, लेकिन बुक्स रिप्लेस हो जाएंगी, मुझे नहीं लगता। अच्छा, मुझे याद है हमारे कॉलेज के समय में वो एक ट्रांजिशनिंग पीरियड था जब बुक्स से हम शिफ्ट कर रहे थे डिजिटल के टूवर्ड्स। तो हमें भी नोट्स वगैरह मिलते थे पढ़ने के लिए ओवर द फ़ोन और लैपटॉप पे, और तब तक में पीछे से एक सोशल मीडिया से नोटिफिकेशन आता था और हम तुरंत उस पर टैप करके हम दूसरे टैब पे चले जाते थे, और फिर वो जो पढ़ रहे थे हम सब कुछ भूल करके एक अलग दुनिया में जा चुके हैं। और जैसा कि आपने कहा कि वो 5 मिनट का ब्रेक कब 50 मिनट का हो जाता था, हमें रियलाइज़ नहीं होता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन इसको हम कह सकते हैं कि जो कि आज की नई जो पीढ़ी है वो रियलाइज़ नहीं कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दे आर फॉलोइंग इनटू दैट ट्रैप। अभी आप देखेंगे डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल डी एडिक्शन प्रोग्राम्स, ये सब चल रहा है आजकल। और अभी कल मैंने आप एक न्यूज़ पढ़ा, अगर आप उसको गूगल करेंगे, कि 40% डिक्लाइन हुआ है यूरोप में और अमेरिका में रीडिंग हैबिट्स, एंड दे से इट्स अ जियो स्ट्रेटेजिक थ्रेट। रीडिंग हैबिट को डिक्लाइन करने के लिए वहाँ एजुकेशन सेक्रेटरी ने उसको जियो स्ट्रेटेजिक थ्रेट के तौर पे देखा है कि हमारी जनरेशन जियो स्ट्रेटेजिकली डिक्लाइन हो रही है। तो रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी समाज को बनाने में, आप इसी से अंदाज़ा लगाइए। और वो सब सोशल मीडिया और एक वर्चुअल वर्ल्ड में हम लोग जीने लगे हैं जी। हम एयरपोर्ट जाएंगे, 4 लोग अगर एक साथ बैठे होंगे तो आप यकीन मानिए 4 में से 3 के हाथ में मोबाइल होगा और आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होंगे। तो इट्स टू बी सोशल इज बीइंग ह्यूमन। आप सामाजिक होने का पहला पर्याय यही है कि आप इंसान हैं। तो उस परिभाषा को छोड़कर हम कंपार्टमेंट में चले गए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी को, हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारे फैमिली इकोसिस्टम को, जो हमारी स्ट्रेंथ थी, इससे कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है। और हम
आजकल जो काउंसलिंग जो अपने माँ बाप से लेते थे, आजकल हम चैट जीपीटी से ले रहे हैं। सो ये भी एक अलार्मिंग थ्रेट है कि हम अपने माँ बाप जो हमारे बेस्ट गाइड एंड मेंटर रोल मॉडल हैं, उनको छोड़कर हम चैट जीपीटी, जिसको हम जानते ही नहीं कि हमें कौन एडवाइस कर रहा है, हम उसकी एडवाइस पे अपने एनवायरनमेंट को बिना सोचे समझे और रियल एनवायरनमेंट को जाने हम फैसले लेने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय तो है। करेक्ट। वापस आते हैं अपने बुक्स वाले टॉपिक पर। एक सवाल जो कि मैंने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना है वो ये है कि हाउ डू आई गेट पब्लिश्ड? देखिए, अगर एनबीटी से आप पब्लिश करना चाहते हैं तो हमारा एक मेल आईडी है, हमारा ऑफिस है। आप डाक से, ईमेल से, किसी भी तरीके से अपना मैन्यूस्क्रिप्ट हमको भेज सकते हैं। हम उसको इवेलुएट करेंगे प्रोफेशनली। अगर वो हमें लगता है कि वो साउंड है, उस पर काम किया जा सकता है, कुछ कमियां भी होंगी तो उनको हम अपग्रेड करेंगे। एनबीटी विल टेक एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको पब्लिश करने की पूरी जिम्मेदारी पहले दिन से लेकर आखिर तक हमारी, और साथ में हम रॉयल्टी भी देंगे। तो ये तो एनबीटी का मैंने आपसे बताया। इसके अलावा जो लोग पब्लिशिंग की दुनिया में अपना कैरियर चाहते हैं या पब्लिश्ड ऑथर बनना चाहते हैं, हम लोग एक प्रोफेशनल कोर्स भी रन करते हैं 3 मंथ्स का ऑनलाइन, एनबीटी पब्लिशिंग कोर्स। वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको पब्लिशिंग के सभी आयाम, केवल पब्लिशिंग ही नहीं, मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, उसको कैसे प्रमोट किया जाता है, कैसे क्यूरेट किया जाता है, टेक्निकल वर्क क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो जिस फील्ड में भी आपको कैरियर बनाना है पब्लिशिंग के, उसको लेकर 3 महीने का एक बहुत अच्छा कोर्स है। और आज बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेज ऐसे हैं जहाँ के सीईओज और सीनियर मैनेजमेंट वो हैं जिन्होंने एनबीटी के यहाँ से ट्रेनिंग लेकर ग्रूमिंग करके आगे वो बढ़े हैं। तो एनबीटी तो ऑलवेज वेलकम है। और अगर आपको लगता है बुक फेयर आए, हमारे स्टॉल पे आएँ, अपना मेन्यूस्क्रिप्ट एक लिफाफे में डालकर अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ वो हमें स्क्रिप्ट दे जाएँ, हम उसको इवेलुएट करेंगे और आपको सूचित करेंगे अगर वो पब्लिशिंग के योग्य है। तो काफ़ी इजी हो गया है हाउ टू गेट माई सेल्फ पब्लिश्ड। ये जो सवाल था काफ़ी आसान शब्दों में उत्तर दिया, और अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है तो आप पब्लिश भी हो सकते हो। लेकिन एक चीज़ और मुझे जाननी है सर कि व्हाट काइंड ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स एनबीटी लुक्स फॉर? एनबीटी का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। हम साइलेंट बुक्स जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, इमेजेस के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, ताकि बचपन से उनकी मेमोरीज में एक हैबिट डेवलप हो, बुक्स के पन्ने पलटने की, बुक को देखने की, इमेजेस से मैसेजिंग लेने की। साइलेंट बुक से लेकर रिसर्च वर्क तक हम जो बेस्ट वर्क है हम लोग करते आए हैं। सभी एज ग्रुप्स के लिए हम करते हैं, सभी भारतीय भाषाओं में हम पब्लिश करते हैं, चाहे बायोग्राफी हो या ज्योग्राफी हो, जियोपॉलिटिक्स हो, कल्चर हो, या कोई भी विषय हो, सभी विषयों पे, या क्लासिकल नॉवेल्स हो, लिटरेचर हो, हम सभी विधाओं में पब्लिश करते हैं। कंडीशन सिर्फ इतना है कि वर्क ओरिजिनल होना चाहिए और वर्क ऑथेंटिसिटी के साथ रिलेवेंट भी होना चाहिए। सो कोई स्पेक्ट्रम और कोई रेस्ट्रिक्शन हमने नहीं रखा है। तो सभी रिलीजियस बुक्स को छोड़कर हम सभी तरह की किताबें, और पोइट्री को छोड़कर सभी किताबों को हम लोग पब्लिश करते हैं। तो आप फ्रीली लिख सकते हैं और हम निश्चित रूप से उसको पब्लिश करने का प्रयास करेंगे। सर कुछ वो मिस्टेक्स आप बता सकते हो जो कि न्यू पब्लिशर्स हमेशा करते हैं और फिर वो पब्लिश नहीं करवा पाते अपनी बुक्स? देखिए, सबसे पहले तो कि आप एक बात याद रखिए, आप कुछ भी लिखें, बॉटम लाइन में ये लिखिए, कंटेंट इज़ द की। कंटेंट हमेशा किंग रहेगा। अगर कंटेंट अच्छा है तो लैंग्वेज, उसकी एडिटिंग, ग्रामेटिकल इश्यूज, ये सब एड्रेस हो सकते हैं। कंटेंट में दम होना चाहिए। तो अगर आप कंटेंट अच्छा है तो मान के चलिए आपने आधे से ज़्यादा लड़ाई जीत ली है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुपरफिशियली विकिपीडिया या गूगल पे जाके कुछ हल्का सा पढ़ लेते हैं, उसको प्रोसेस करके हमको लगता है कि हमने अपना रिसर्च वर्क तैयार कर लिया, उसको हम पब्लिश कर सकते हैं। वो रिसर्च वर्क नहीं है, वो ऑथेंटिक वर्क नहीं है, वो तो कट कॉपी पेस्ट की कला है। आप पहले पढ़िए सुकून से, पढ़ते पढ़ते आपको मालूम हो जाएगा कि आप क्या लिखने जा रहे हैं। पढ़ने के बाद जो मैंने बोला 10-1-1, तब आप एक पेज लिखिए। अगर आप 100 पेज की किताब लिखना चाहते हैं तो कम से कम आप 1000 पेज तो पढ़ें। तो उस प्रोसेस को करिए कि जब आप जैसे छाछ बनाते हैं, 5 लीटर की छाछ में से इतना सा मक्खन निकलता है। पब्लिशिंग यही है, जब आप इतना सब कुछ देखेंगे, समझेंगे, तब इतना सा उसमें से अमृत, ज्ञान का अमृत निकलेगा। वो चाहिए, उसकी डिमांड है, बाकी तो गार्बेज है। सर एक आखिरी सवाल मैं अपने व्यूअर्स के लिए आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे जो रीडर्स हैं उनको अगर आप कोई ख़ास मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़। मैं कहना चाहूँगा, विश्व पुस्तक मेला आपका स्वागत करने के लिए 2026 की शुरुआत में आपके बीच मौजूद हैं। आप सब यहाँ आएँ। स्कूल्स, टीचर्स, फैकल्टीज़, ऑथर्स, राइटर्स, फैमिलीज़, पेरेंट्स, बच्चे, सबका स्वागत है। और ये इवेंट केवल एक किसी क्लास और एज ग्रुप के लिए नहीं है, हर एज ग्रुप के लिए एक अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस है। ये ऐसी दुनिया है, अगर आप इससे जुड़ेंगे तो मुझे लगता है
आपको वो किताब मिलेगी जिसके बारे में कहा जाता है वन बुक कैन चेंज योर लाइफ। तो यहाँ इतने हज़ारों ऑप्शंस हैं, इतने हज़ार पब्लिशर्स हैं, हज़ारों दुकानें हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, कई हज़ार लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं। इट्स ए कंप्लीट लर्निंग एक्सपीरियंस। और आप किताब नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आएँ, मुझे लगता है कि आपको यहाँ आने के बाद वो इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप किताबों को अपने जीवन में इंटीग्रेट कर पाएंगे, किताबों से अपने आप को जोड़ पाएंगे और यहीं से एक ऐसे राष्ट्र की, समाज की निर्माण की आधारशिला बनेगी जिस पे हम सबको गर्व होगा और हम एक मजबूत राष्ट्र के रूप में, शिक्षित राष्ट्र के रूप में, रीडिंग सोसाइटी के रूप में खड़े हो पाएंगे। थैंक यू सो मच सर एबीपी लाइव पर आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को एनलाइटन करने के लिए। आपकी बातें सुनकर आई एम श्योर कि लोग वापस से फिजिकल बुक्स की तरफ जाएंगे और वो जो आपने जैसे कहा पन्ने पलटना और किताबों की खुशबू, उसको हमारी नई पीढ़ी भी एक्सपीरियंस कर पाएगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। मैं आपके माध्यम से सभी पाठकों से, लेखकों से, श्रोताओं से, युवाओं से, परिवार से, सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 आपके बीच मौजूद है। 10 से 18 जनवरी भारत मंडप में आइए, हिस्सा लीजिए। यहाँ आपको हज़ारों किताबें मिलेंगी, हज़ारों बुक स्टॉल्स मिलेंगी, हज़ारों लिटरेरी एक्टिविटीज़ से रूबरू होने का मौका मिलेगा, अपनी पसंद के ऑथर से मिलने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप आइए, निश्चित रूप से आपको यहाँ वो किताब ज़रूर मिलेगी, वो किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जैसा कहते भी हैं वन बुक कैन चेंज योर लाइफ, तो मुझे लगता है विश्व पुस्तक मेला आपको वो किताब ज़रूर प्रोवाइड करेगा। और पूरा इवेंट टिकट फ्री रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा ले सके। आप निश्चित रूप से आइए और कहीं ना कहीं जब आप किताबों की दुनिया से जुड़ेंगे तो हम सब एक ऐसे राष्ट्र का, ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे जो रीडिंग सोसाइटी के तौर पे होगा, जो नॉलेज बेस इकोनॉमी के तौर पर होगा और एक ऐसा राष्ट्र जो मजबूत आधारशिला पे खड़ा होगा। प्लीज़ कम एंड जॉइन न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर। हैप्पी रीडिंग टू ऑल।